चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आज जो आपके सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, जहाँ पे हम खरीफ और रबी क्रॉप का अलग अलग सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो कोर्स है उसमें खरीफ क्रॉप अपने को पढ़नी है। पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, क्लासिफिकेशन समझेंगे, उसके बाद एक एक क्रॉप वाइज हम आगे क्लासों में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही? अभिषेक, शिवम, जितने भी जो लड़के जुड़े, आवाज आ रही मेरी? सारी चीजें डन है तो स्टार्ट करते हैं लड़के, है ना। अब से आपकी क्लासेस है वो कंटिन्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद करते स्टार्ट। एक बार यस लिख दो अगर मेरी सारी चीजें क्लियर है, स्क्रीन आपको दिख रही है, आवाज एकदम क्लियर आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा। चलिए, होपफुली की सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम सीधा चलते हैं क्लास में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जुड़ जाइए जो भी बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं, या फिर बच्चे आप बाद में भी क्लास देखते हो तो कोई इश्यू आता नहीं है, क्योंकि हम चीज है वो स्टार्टिंग से लगाकर लास्ट तक एक एक चीज का निचोड़ निकाल के पढ़ने वाले हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है अकॉर्डिंग टू 6 कमेटी, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आपका फर्स्ट, ठीक है, खरीफ क्रॉप का है। एग्रोनॉमी, सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रोनॉमी है क्या। इसमें सिलेबस आप लोगों को पता होगा कि अपना सिलेबस क्या है, ठीक है। आपने अलग अलग क्रॉप्स है, उन सब क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। एक बार मैं आप लोगों को सिलेबस कहाँ गया भाई, चलो सिलेबस तो मैं लेके नहीं आया हूँ, चलो कोई बात नहीं, सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको जितनी भी जो क्रॉप्स है, जैसे आपका कौन कौन सा क्रॉप्स है, आगे मैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ, इसमें अपने को पूरी क्रॉप के बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक है। जितने भी जो आपकी खरीफ की क्रॉप है, जितने भी जो आपकी खरीफ की क्रॉप है वो सारी पढ़नी है। जैसे कि अनाज वाली खरीफ की फसलें कौन सी है, अनाज में सबसे पहले बात करता हूँ धान है, ठीक है। धान के बाद में आप जैसे ही आगे जाओगे तो उसके बाद में मेज पढ़ना है, मेज के बाद सोरगम पढ़ना है, सोरगम के बाद में पर्ल मिलेट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही पल्सेस में देखना है, वैसे ही आपको ऑयल सीड में देखना है, वैसे ही आपको फाइबर क्रॉप्स के अंदर देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके, और कॉमर्शियल क्रॉप, जो आपकी खरीफ की क्रॉप्स है वो इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो रबी की क्रॉप्स है वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कोर्स है वो किसका है, आप सबको पता है, एग्रोनॉमी। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से थोड़ा एग्रोनॉमी के ऊपर लेके चल रहा हूं। एग्रोनॉमी आपको पता होगा, यहां गलतियां मत करना, बच्चे अभी भी गलती करते हैं। एग्रोनॉमी, जिस वर्ड के पीछे क्या आता है, नॉमी या फिर लोजी, ठीक है, वो वर्ड कौन सा होगा, ग्रीक वर्ड होगा, ठीक है। तो एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है, जिसका एगर या एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, हिंदी में बोल सकते हैं खेत या क्षेत्र, ठीक है। और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, मतलब उसका प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन करना ही क्या है, एग्रोनॉमी है। उसके अंदर हो सकता है कि आपने फील्ड प्रिपेयर से लगाकर हार्वेस्टिंग तक की प्रोसेस भी इंक्लूड की है, लेकिन जो प्रोसेस इसके अंदर आपकी इंक्लूड है, जो प्रक्रिया इसके अंदर शामिल है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एग्रोनॉमी कहलाती है। जैसे मैं बेसिकली आपको थोड़ा समझाता हूं, ठीक है। आपने फील्ड तैयार किया, सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिसेस की, टीलेज की प्रैक्टिसेस की। टीलेज किसके अंदर आता, एग्रोनॉमी के अंदर आता, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं सीड सोविंग पे, वो किस में आता है, एग्रोनॉमी में, वो भी आप लोगों को पढ़ाया था। फसल बड़ी होती है, फर्टिलाइजर वगैरह का, ठीक है, मैन्योर वगैरह वो भी डालते हैं खेत में, ठीक है, और वीड निकालते हैं। उसके बाद में आपका जो इंसेक्ट पेस्ट लगता है, मैनेजमेंट करना उनका, ठीक है, डिजीज का मैनेजमेंट करना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की हार्वेस्टिंग वगैरह वो सारी प्रोसेस करना, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर है, जितनी भी जो फील्ड के अंदर क्रॉप्स उगती है वो एग्रोनॉमी के अंदर इंक्लूड है। होपफुली कि यहां तक एग्रोनॉमी के डेफिनेशन से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्रोनॉमी है क्या, कि क्षेत्र कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का मैनेजमेंट करना। एग्रोनॉमी शब्द दो ग्रीक भाषा से बना है, एग्रोस खेत और नोमोस का मतलब प्रबंधन करना, ठीक है। एग्रोनॉमी का डेफिनेशन देख लो, ठीक है। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जो आपके मैनेजिंग सॉइल, वाटर एंड क्रॉप्स। हिंदी में देख लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ने वाले, किसी भी मीडियम को कोई बच्चे को दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम समझाएंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी, साथ में चीजें हो जाएगी क्लियर, ठीक है। ये है कि भाई अपनी जो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जिसमें हम मिट्टी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, और फसलों के प्रबंधन और मतलब उसके सिद्धांत जो प्रिंसिपल है, ठीक है, और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं।
ठीक है। अब फील्ड मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है, उसमें आपका एक तो क्रॉप मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल मैनेजमेंट है। इन सारी चीजों का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ये चीजें किसके अंदर इंक्लूडेड है, फील्ड के अंदर। फील्ड मतलब फील्ड मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। फील्ड में बेसिकली ये चीजें मैनेज करते हैं, तो वो किस में आती है, एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। चलो क्लियर है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, आपके पीटर डिकर सेंटी, ठीक है। ठीक है, साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और मैंने ओआरकेडी बुक भी बताई थी, उनके अंदर सबसे पहले उन्होंने इसका डिस्कशन किया था। जो आपका ओपस रूरल कामोद्रम एक बुक था, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस किया था। ये चीजें मैंने आपको पहले पिछले सेमेस्टर मतलब पिछले ईयर में बता दी थी। होपफुली कि ये चीजें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो थोड़ी जान लो। एक तो आपकी दो सोसाइटी बनी थी, एक तो आपकी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है, जो कब स्टेब्लिश हुई थी, 1908 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और जो दूसरी इसकी सोसाइटी बनी थी वो बनी थी 1955 में, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी थी, ठीक है। अपने को दो ही ध्यान रखना है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो 1908 के अंदर बनी थी, और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब बनी थी, 1955 में। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अब चलते हैं, इस कोर्स का जो नाम है वो है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसलों उत्पादन। क्या बोलते हैं, फसलों उत्पादन, फसल उत्पादन। इसका अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, लेकिन अपना जो यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन आता है वो आता है सीजन के बेसिस पे। क्या आता है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि ऋतु के आधार पर, ठीक है। आपको पता है बेसिकली अपने पास में 3 सीजन है। कौन कौन सा है, खरीफ है, उसके बाद में आपका रबी है, और उसके बाद में आपका जायद है। खरीफ का क्रॉप जैसा कि आपको पता है मानसून सीजन में जिस क्रॉप को हम बोते हैं, ठीक है, और आपके अक्टूबर के अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आपका खरीफ क्रॉप है। रबी में जिसका अक्टूबर नवंबर में सोविंग करते हैं, मार्च के अंदर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और जायद जो आपको पता है मार्च से जून के बीच में कुकुरबिटेसी वगैरह जो हम लगाते हैं, ठीक है, या फिर पशुओं के चारे के लिए कुछ क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, वो बेसिकली जायद में आती है। लेकिन ये बेसिकली 3 ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन है। मेनली आपके जो क्लासिफिकेशन है वो 2 ही है, एक खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप। ओके, खरीफ क्रॉप के क्लासिफिकेशन में बात करते हैं कि खरीफ क्रॉप होती क्या है। जो आपकी रेनी सीजन यानी कि जून जुलाई के अंदर बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर के अंदर इसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे आपका धान हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। आई बात समझ में? इसमें आगे और क्लासिफिकेशन में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। रबी क्रॉप्स के अंदर विंटर के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोया जाता है, और मार्च अप्रैल के अंदर इसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है। जैसे आपका व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, मटर हो गया। आई बात समझ में? उसके बाद जायद की बात करूं तो समर सीजन यानी कि मार्च से जून के बीच में जो भी क्रॉप हम लेते हैं वो आपकी जायद क्रॉप है। जैसे आपके जितने भी जो कुकुरबिटेसी है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑन एग्रीकल्चर यूज, मतलब अपना जो कृषि में उपयोग है फसलों का, उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मिनट, चीजें क्लियर है ना भाई सब? कोई दिक्कत हो तो बता देना साथ साथ में। लाइव में जुड़ने का फायदा यही है कि आप अपने डाउट्स पूछते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले सीरियल क्रॉप मतलब अनाज वाली फसलें। अपने को अनाज की जरूरत रहती है, तो अनाज वाली फसलों में कौन कौन सी फसल आती है, राइस है, व्हीट है, मेज है, बार्ले है, जवार है। ठीक है, बार्ले है, जवार है और बाजरा है। ठीक है, ये आपकी अनाज वाली फसलों के अंदर आती है। बेसिकली 6 क्रॉप है, आप लोगों को याद रखनी होनी। ठीक है, और बाजरे के बाद में आपने देखा होगा माइनर मिलेट्स जितने भी जो है, ठीक है, मिलेट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, पर मिलेट बाजरे को ही बोलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे माइनर मिलेट है। ठीक है, और रागी वगैरह वो भी इसके अंदर ही आती है। उसके बाद में बात करते हैं पल्सेस मतलब दलहनी फसलें, ग्राम, चना, फिजन, अरहर, लेंटिल, मसूर, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, ये सारी पल्सेस क्रॉप के अंदर आती है। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में, जो तेलन मतलब तेल वाली फसलें हैं, तिलनी फसलें या तेलनी फसल बोल सकते हैं आप इनको। मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, सेसम तिल बोलते हैं जिसको, वो हो गया। फाइबर क्रॉप की बात करता हूं तो रेशेदार फसलों को बोलते हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, सनहेम हो गया। ठीक है, सुगर एंड स्टार्च क्रॉप की बात करूं तो सरकरा व स्टार्च फसलों में आपका सुगर कैन हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट क्रॉप की बात करूं चारे वाली फसलों में बरसीम, लूरसन, ओट, नेपियर ग्रासेस। ठीक है, केस क्रॉप की बात करूं नगदी फसल, आपका इसके अंदर कॉटन आ गया, सुगर कैन आ गया, टोबैको आ गया, टी आ गया, कॉफी आ गया। आई बात समझ में? ये जितने भी जो आपके हैं क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेस्ड पे,
ठीक है, सीरियल क्रॉप में कौन सी आती है, पल्सेज में क्या आती है, ऑयल सीड में क्या आती है, फाइबर क्रॉप में क्या आती है, शुगर में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, फॉरेज में कौन सी आती है, केस क्रॉप में कौन सी आती है। इनमें भी काफी क्रॉप्स हैं वो रबी की है और काफी क्रॉप है वो आपकी खरीफ की है। हमें इस सेमेस्टर में बेसिकली जिनकी डिटेल स्टडी करनी है वो कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब जीवन काल के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। एक तो आपकी वार्षिक फसलें जिसको आप एनुअल क्रॉप बोलते हैं, दूसरी आपकी बाइनियल क्रॉप जिसे आप द्विवार्षिक क्रॉप बोलते हैं, तीसरी आपकी पेरेनियल क्रॉप जिसको आप बहुवार्षिक क्रॉप बोलते हैं। ये बोल रहा है कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन, इनका जो लाइफ साइकिल है एक सीजन के, मतलब या तो रबी में या खरीफ के अंदर, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, एक सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपको पता है ये आपका क्या है, रबी है, राइस क्या है, खरीफ है, यानी कि ये खरीफ सीजन में इसका पूरा लाइफ साइकिल हो जाता है। बाइनियल क्रॉप्स में ग्रो इन फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल बोया जाता है और सेकंड साल में आपका यील्ड प्राप्त होता है, जैसे शुगर बीट हो गया, ऑनियन हो गया, कैरेट हो गया, ये। ठीक है, पेरेनियल क्रॉप के अंदर क्या आता है, जो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे शुगर कैन जिसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं, 2 साल से ज्यादा तक का जिसका जीवन काल हो। ठीक है, बनाना हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, बेसिकली इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप्स आती है वही होती है। ठीक है, चलो उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर आपकी जो सीजनलिटी है, प्रकाश संवेदनशीलता के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक आपने एसडीपी का नाम सुना होगा, एक आपने एलडीपी का नाम सुना होगा, एक आपने डीएनपी का नाम सुना होगा। एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट। जो भी प्लांट्स खरीफ क्रॉप के अंदर होते हैं बेसिकली कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एसडीपी कैटेगरी के अंदर आते हैं। एलडीपी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो बेसिकली बिलोंग आपके रबी सीजन वाले, एंड और डीएनपी में जिसमें मतलब प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे प्रकाश ज्यादा पड़े कम पड़े उनको दिन रात का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आपका डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, बात कर लेता हूं सबसे पहले शॉर्ट डे क्रॉप्स में। ठीक है, पेडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉटन को आप डीएनपी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रॉड लेवल पे इसको जो आपके एसडीपी के अकॉर्डिंग सीजन के बेसिस पे इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर बात कर लेता हूं आपके लॉन्ग डे क्रॉप्स, मतलब जो आपकी दीर्घ दिवसीय क्रॉप है, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग डे क्रॉप्स हो गया। फिर आपका डे न्यूट्रल क्रॉप्स में, मतलब जिसको कोई प्रकाश का फर्क नहीं पड़ता है, टोमेटो, पोटैटो, कुकुम्बर, सनफ्लावर। आई बात समझ में। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब पानी की जो आवश्यकता है उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। एक तो आपकी ड्राई लैंड, मतलब जिनको कम पानी की जरूरत होती है, और एक इरिगेटेड जहां पे पानी के बिना वो क्रॉप हो ही नहीं पाएगी। ग्राउंड विदाउट इरिगेशन, मतलब बिना पानी के भी आप बारिश के ऊपर निर्भर रह के भी ये कर सकते हैं, जैसे मिलेट, पल्सेस वगैरह बहुत सारे। आपको पता है राजस्थान में हमारे पास में अगर पानी की सुविधा नहीं होती है तो भी क्या करते हैं, बारिश से मोट मूंग उगा दिया पल्सेस के अंदर, और इसके अंदर हम मिलेट्स वगैरह उगा लेते हैं जिसमें 1-2 बारिश होगी तो अपना काम हो जाएगा। इरिगेटेड के अंदर मतलब रिक्वायर रेगुलर इरिगेशन, मतलब उनको 5-7 दिन के ड्यूरेशन के अंदर पानी की जरूरत रहती है, पर्टिकुलर इरिगेशन आपको उनके अंदर देना है। ठीक है, जैसे राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, व्हीट हो गया। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर। एक तो जिसको हैवी फीडर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, एक मीडियम फीडर और एक आपके लाइट फीडर, मतलब कम पोषण वाली। शुगर कैन, मेज, राइस, इनको ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, मीडियम में व्हीट, कॉटन, पोटैटो, और लाइट के अंदर आपका पल्सेस, मूंग, उड़द, ग्राम जितने भी हैं उनको नॉर्मल दोगे तो भी काम चल जाएगा। अगला जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, या तो 2 नंबर का या 4 नंबर का आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी जो क्रॉप्स हैं उनका डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन लिखो, या फिर हिंदी में देख सकते हैं कि फसलों के वर्गीकरण को लिखिए। तो ये जो भी वर्गीकरण मैंने आपको बताया ये आप लोगों को लिख के आना है, और इस हिसाब से आप लोग लिख के आओगे तो कोई नंबर आपका काटने वाला नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मतलब फूड क्रॉप बेसिकली सीरियल और पल्सेस जितनी भी होती है वो फूड क्रॉप के मतलब अंदर है, वो इंक्लूड की जाती है। कॉमर्शियल क्रॉप जिसको आप व्यावसायिक फसलें बोलते हैं, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, ये सारी है वो आपकी किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, ये सारी की सारी आप लोगों की इंक्लूड की जाती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। क्लास ले रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स।
ये आपकी हॉर्टिकल्चरल है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल क्रॉप्स के बात करूं तो जूट हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया। ये सारे जितने भी जो क्रॉप्स हैं अलग अलग बेसिस पे इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने धान उगाया तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, अपने को खाने के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेके आएंगे तो पैसे मिलेंगे मार्केट में, मतलब लेके आएंगे तो पैसे लगेंगे, मार्केट में अपने खेत में हो रहा है बेचेंगे तो अपने को पैसे मिलेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप शुगर केन, चीनी की जरूरत पड़ती है घर में, रजाई ओढ़ते हो उसकी जरूरत पड़ती है घर में, तंबाकू फूंकने वालों को जरूरत होती है तंबाकू की, सिगरेट गांजा वगैरह सब चलता है ना, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अंदर फ्रूट्स फ्रूट्स सब खाते हैं, वेजिटेबल्स को हर दिन जरूरत पड़ती है, फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की बात करूं तो जूट है, टी है, कॉफी है, रबड़ है, ऑल आर इंक्लूड इन इंडस्ट्रियल क्रॉप। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें आपके डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन थे। अब हमारा जो सिलेबस आता है, कोर्स आता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो भाई, कोई भी आप लोगों का डाउट है तो बता दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, खरीफ फसल उत्पादन, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन है, पहले मीनिंग क्या होता है। खरीफ क्रॉप का मीनिंग यही है कि जो फसलें खरीफ ऋतु यानी रेनी सीजन जून जुलाई के अंदर उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर के अंदर जिसका हार्वेस्टिंग किया जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, खरीफ वाली फसलें कहलाती है। खरीफ फसलें वे फसलें होती है जो बरसात के मौसम में या फिर मानसून में बोई जाती है और उनकी बुआई है वो जून जुलाई में होती है और कटाई है वो आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर की जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जलवायु की परिस्थितियां, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं जितने भी जो अपनी खरीफ वाली फसलें होती है, ठीक है, यानी कि ये जो हम मानसून के अंदर बोते हैं, मानसून के अंदर बोते हैं, इनको आपको पता है मानसून के अंदर थोड़ी भाई हॉट क्लाइमेट होगी, मतलब थोड़ा गर्म है, जलवायु गर्म होगा, आपको पता है गर्मी वगैरह होती है बारिश के टाइम में, और ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती, मतलब ये चिपचिपा सा शरीर लगने लग जाता है, बारिश वगैरह थोड़ी टाइम में नहीं होती है, तो ठीक है। तो ये जो आपकी क्लाइमेट होती है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है जो भी खरीफ की फसलें होती है उनको। आई बात समझ में? उसके बाद में नीड है मोर वाटर रेनफॉल, मतलब 75 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत होती है। टेम्परेचर बेसिकली इनका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है वो सूटेबल है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, बाकी क्रॉप पे डिपेंड करता पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। क्लियर? फिर बात कर लेता हूं आगे आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या है कोर्स में। सबसे पहले पढ़ना है अपने को सीरियल क्रॉप। क्या पढ़ना है? सीरियल क्रॉप। पेडी धान बोलते हैं, मेज मक्का, बाजरा, जवार। पल्सेस क्रॉप के अंदर दलहनी फसलें में अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। ऑयलसीड क्रॉप्स के अंदर ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सिसम हो गया, सनफ्लावर हो गया। क्लियर है? उसके बाद में बात कर लेता हूं कॉमर्शियल या फिर फाइबर क्रॉप के अंदर, तो कॉटन हो गया, जूट है, शुगर केन है। ये सारे अपने को इस सिलेबस के अंदर पढ़ना है। बेसिकली इसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो आपकी धान की, पेडी, ओराइजा, सटाइवा। उसके बाद में मक्का, बाजरा, जवार, ये भी पढ़ना तो है, लेकिन बड़ी क्रॉप, सबसे बड़ी क्रॉप यही है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं पल्सेस क्रॉप में। पल्सेस में इसमें आपको पढ़ना है अरहर के बारे में, मूंग के बारे में, उड़द के बारे में, ठीक है। बाकी मोठ भी इसमें आता है, वो भी हम पढ़ेंगे, चवला वगैरह बेसिक ये माइनर क्रॉप्स है उनको भी पढ़ा देंगे सब चीजें। ऑयल में बात करता हूं ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन, सिसम और सनफ्लावर, ये सारी ऑयल सीड क्रॉप्स है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं कॉमर्शियल एंड फाइबर क्रॉप्स के अंदर, कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, ये सब चीजें, ठीक। चलो क्योंकि कॉटन आपको पता है आपकी खरीफ की फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट आप लोगों को पढ़ना है, शुगर कैन बहुत बड़ी क्रॉप्स है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्राउंडनट, सोयाबीन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं, तो ये क्रॉप्स बेसिकली अपने को यहाँ पे इस सेमेस्टर के अंदर सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रथाएं, मतलब प्रैक्टिसेस की जाती है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली डिपेंड मेनली ऑन रेनफेड कंडीशन, मतलब बारिश के ऊपर है वो प्रॉपरली हम डिपेंड रहते हैं, ठीक है, बरसाती पानी पर निर्भर रहते हैं। समटाइम सपोर्टेड विथ इरिगेशन इफ रेनफॉल इज लो, अगर बारिश कम होती है तो कभी कभार हम बारिश पे निर्भर रहते हैं। टाइमली सोविंग, ठीक है, इन द क्वेश्चन जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है, मतलब समय पर बुआई करना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्वेश्चन यही है कि टाइम पे आपको सोविंग करना है, मानसून शुरू होने से पहले आपको सोविंग कर लेना है, सबसे आवश्यक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है इसकी।
ठीक है, कम बारिश होने पर आप लोगों को सिंचाई कर देनी है, यही चीज है। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब भाई क्या महत्व है। मेजर सोर्स ऑफ फूड ग्रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब क्या है भाई, जो आपकी मेजर क्रॉप है, ठीक है, फूड ग्रेन ड्यूरिंग रेनी सीजन। उसके बाद में प्रोवाइड फोडर एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, सपोर्ट लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। उसके बाद में हेल्प मेंटेनिंग क्रॉप डाइवर्सिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। आई बात समझ में कि भाई सबसे पहले तो अपने को अनाज की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपने को फसलें उगानी पड़ती है, ठीक है, चारे की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी फसलें उगानी पड़ती है। बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनकी जीविका, जिनका घर भी फसल उगाने या फिर उसके उत्पादन से चलता है। और तीसरी चीज है, जितनी भी जो इंडस्ट्री है, क्रॉप डाइवर्सिटी है, ठीक है, उनके वो मेंटेन करने के लिए भी ये काम करता है। आई बात समझ में, ये इनका इंपॉर्टेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फील्ड क्रॉप। ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले हैं। इस क्लास के जितने भी जो क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्लास अच्छे से अटेंड किया है तो मुझे नहीं लग रहा कि एमसीक्यूज में आप गलतियां करोगे। आप आराम से एमसीक्यूज में क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप्स का आपका जो पोषण मूल्य है, ठीक है। सोयाबीन की बात करूं तो 40% प्रोटीन है, 20% ऑयल है, 5% इसके अंदर लाइसिन पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ये मेजर जो क्रॉप है वो किसकी है, ऑयल सीड क्रॉप है। क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन प्रोटीन और आपके ये ऑयल परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। ग्राउंड नट की बात करूं तो 26% प्रोटीन और 45 to 50% ऑयल पाया जाता है। इज इट क्लियर। पिजन पी की बात करूं तो 22% इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। क्योंकि बेसिकली आपको पता है जितने भी जो आपकी सीरियल्स वाली क्रॉप्स होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और जो आपकी जितनी भी जो पल्सेस वाली होती है उनके अंदर बेसिकली किसका कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में। लेंटिल मसूर की बात करता हूं 25 से 26% इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ब्लैक ग्राम के अंदर 25 से 26% प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ग्रीन ग्राम की बात करता हूं तो 24 से 25% आपका प्रोटीन कंटेंट है। चिक पी की बात करता हूं तो 21% प्रोटीन कंटेंट है। फील्ड पी की बात करता हूं 22.5% प्रोटीन कंटेंट है। सिसम की बात करूं तो 20% इसके अंदर ऑयल मतलब प्रोटीन और 50% इसके अंदर ऑयल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सोरगम की बात करता हूं तो 11 से 12% इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये बेसिकली सोर्स किसका है, आपका जितना भी अभी बताया था आपका कार्बोहाइड्रेट का, किसका है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 65 से 75% तक इसके अंदर क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। व्हीट की बात करता हूं तो 11 से 12% आपका प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट आपका लगभग 68 से 72% तक पाया जाता है, वेरी करता रहता है अलग अलग। फिर बात कर लेता हूं पर मिलेट में 11.6% प्रोटीन पाया जाता है, 5% फैट और 67% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद बार्ले की बात करता हूं 11.5% प्रोटीन पाया जाता है, 10% इसके, ये क्या है बार्ले के अंदर, हाँ 11.5, और ये प्रोटीन कभी कभार कुछ में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इनमें जितनी भी जो सीरियल्स क्रॉप है इनके अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट है वो 6 से लगाकर 12% तक देखने को मिलता है, सबका वेरी करता रहता है, ठीक है। प्रोटीन सर ये माने या माने तो ऑफिशियली वे में यही है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो थोड़ा लोअर क्वालिटी का बार्ले होता है उनके अंदर 10% प्रोटीन है, ठीक है, और 74% कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलिए, मेज के अंदर 6 से 7% आपका प्रोटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मेज के अंदर ऑयल है वो 3 से 4% पाया जाता है। लेकिन हाई ऑयल वाला मेज होता है या हाइब्रिड आपका मेज होता है, उसके अंदर जो आपका ऑयल कंटेंट पाया जाता है वो कितना पाया जाता है मेरे भाई, वो लगभग मोर देन 6% पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, यहां से याद रखना, ठीक है। राइस के अंदर आपका 1.6 से 2% के समथिंग इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और 26% इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, स्टार्च की अलग बात करता हूं, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है अराउंड आपका 77% के समथिंग पाया जाता है, ठीक है। पोटैटो की बात करूं तो 4%, ये 75 भी मिलेगा काफी जगह, तो आप 75 से लगाकर 77% याद रखना, ठीक है। पोटैटो की बात करता हूं तो 4% इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का एक अच्छा सोर्स है।
नाइजर के अंदर 35 to 40% ऑयल पाया जाता है। अरंडी के अंदर 35 से 55% ऑयल पाया जाता है। सैफफ्लावर के अंदर 32% आपका ऑयल पाया जाता है। ठीक है, लिनसीड जिसको आप अलसी बोलते हैं, जिसके अंदर 20 से 25% क्या होता है आपका, क्या पाया जाता है, इसके अंदर 20 से 25% तो पाया जाता है प्रोटीन कंटेंट, और 37 से 44% इसके अंदर ऑयल कंटेंट। मस्टर्ड के अंदर 20% पाया जाता है आपका क्या, प्रोटीन कंटेंट, और 33 से भी ज्यादा आपका ऑयल कंटेंट। ठीक है, कॉटन शीड मतलब जो आपका रुई बीज के लिए बोलते हैं, उसके अंदर 20% ऑयल हो जाता है। ठीक है, और जो आपका बकव्हीट होता है उसके अंदर 18% आपका क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है। ये चीजें आप लोगों को बेसिक है वो याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आरपीएससी राजस्थान में आरपीएससी का एग्जाम होता है एओडब्ल्यू, उनमें भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, याद रखना। रिच इन लाइसिन बट डिफिशिएंट इन जो आपका मेथियोनिन एसिड है, ये स्टेटमेंट है आपके पल्सेस के लिए। दलहन में लाइसिन अच्छी मात्रा में होता है लेकिन मेथियोनिन है वो कम होता है, और ये इसका अपोजिट होता है किसके अंदर, सीरियल्स के अंदर। जो आपकी सीरियल्स क्रॉप होती है उनके अंदर ये अपोजिट होता है। अपोजिट मींस ये कि मेथियोनिन है रिच होता है लेकिन डिफिशिएंट लाइसिन की कमी पाई जाती है, मेथियोनिन अच्छी मात्रा में लेकिन लाइसिन की कमी रहती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट भी उल्टा सीधा करके दे तो याद रखना कि जो आपकी सीरियल क्रॉप होती है, सीएम सीरियल क्रॉप होती है, ठीक है, सीएम याद रखो, सीएम, और उसमें क्या याद रखना, पीएल मतलब ज्यादा, सीरियल मिथियोनिन ज्यादा, ठीक है, पल्सेज में लाइसिन ज्यादा, यही चीज है आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देख आई बात समझ में। उसके बाद में बात कर लेते हैं लिमिटिंग एमिनो एसिड, जिसके अंदर एमिनो एसिड है, ये आरपीएससी एफएसओ का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सीरियल के अंदर लिमिटिंग होता है मतलब लिमिटेड होता है, कम होता है लाइसिन, ये क्या है, कमी रहती है। ठीक है, तो किसकी पाई जाती है, लाइसिन की, और अनाज में लाइसिन प्रथम सीमित एमिनो एसिड है, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल्स क्रॉप के अंदर ये आपका बताया गया है। और फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रोटीन कंटेंट रैंकिंग इन सीरियल्स, मतलब जो अनाज वाली फसलें हैं उनके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है उनका जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो याद रखना है। व्हीट, बार्ले, बाजरा, सोरगम, मेज और राइस, इनका आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट। आई बात समझ में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है व्हीट के अंदर, कितना परसेंट, अभी बताया था, मोर देन 12%। ठीक है, उसके बाद में बार्ले में लगभग 11.5% तक, फिर बाजरा 8 से 9%, फिर सोरगम बताया था इतना ही, मेज, उसके बाद राइस, क्योंकि उसमें लगभग 2.5 से 4% ही प्रोटीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वो अजीब से ही पूछते हैं, कभी कभार पूछ लिया किंग ऑफ सीरियल, ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल, किंग ऑफ पल्सेज, तो ऐसे कुछ अलग जो नाम होते हैं ना, जैसे तुम्हारा नाम यहाँ पे कुछ मान लो किसी लड़की का नाम रीनू रख दिया, किसी का ऑफिशियल नाम रीनू है लेकिन उसको घर में बिट्टू बोलते हैं, ठीक है, और किसी लड़के का नाम, ठीक है, जैसे मान लो आगे प्रियांशु रख दिया और घर में उसको खेमिया वगैरह कोई भी ऐसा नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, अलग अलग कुछ नाम होते हैं, तो मैं किसी ऐसा नाम कुछ देना नहीं चाहता। ठीक है, किसी को कालिया बोलते हैं, ठीक है, किसी को धोलिया बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम दे रखे होते हैं। किंग ऑफ सीरियल, अनाज का राजा किसको कहते हैं मेरे भाई, व्हीट को कहते हैं। ठीक है, अनाज की रानी किसको कहते हैं, किंग, जो आपकी सीरियल्स है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, मेज को कहते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं किंग ऑफ पल्सेज, जो आपको चिकपी को बोलते हैं, क्वीन ऑफ पल्सेज आपके मटर को बोलते हैं, किंग ऑफ ऑयलसीड है वो आपके ग्राउंडनट को बोलते हैं, क्वीन ऑफ ऑयलसीड पुअर्समैन घी, मतलब तिलन, जो आपके तिलनों की रानी है, गरीबों का घी है, वो सीसम को बोलते हैं। किंग ऑफ लेग्यूम है वो सोयाबीन को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स, मतलब चारे की फसलों का जो राजा है वो बरसीम को बोलते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप, मतलब क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, वो कौन सा है आपका, अल्फा अल्फा लुरसन को बोलते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किंग ऑफ कोर्स सीरियल, ठीक है, जिसको आप कैमल क्रॉप, वाटर स्प्रिंगिंग क्रॉप, ठीक है, मोटे अनाजों या फिर पानी चूसने वाली क्रॉप्स, या फिर आपको उसको मतलब अनाज का राजा भी कह सकते हैं।
ठीक है, मोटे अनाजों का राजा ऊंट फसल बोलते हैं, क्योंकि ऊंट जिस हिसाब से लंबे टाइम तक बिना पानी सरवाइव कर सकता है, ठीक है, और वो एकदम मरने की लायक होता है, फिर पानी दोगे जीवित हो जाएगा, वही सोरगम का सिचुएशन है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से पूछा जाता है, ठीक है, सोरगम को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका पोर्सेट सीरियल्स है, सबसे मोटा अनाज जिसको आप क्या बोलते हैं, मोटा बाजरा बोलते हैं, जो सीरियल्स है, ठीक है, मिलेट्स के अंदर कोर्सेट मिलेट बोलते हैं, कोर्सेट मिलेट, सॉरी सीरियल्स नहीं, कोडो को बोलते हैं, ठीक है, कोडो मिलेट का नाम पढ़ोगे, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में चमत्कारी फसल, ठीक है, आप क्या बोलते हैं उसको, मैकल क्रॉप्स, किसको बोलते हो, मक्के को बोलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमत्कारी फसल के नाम से जाना जाता है। चमत्कारी फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी का पता नहीं चलता, कभी इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है, तो चमत्कार वाला बात है यहाँ पे। उसके बाद में बैकबोन ऑफ अमेरिका का बैकबोन कहलाता है ये, ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स बोलते हैं इसको। उसके बाद में पोल्ट्री फूड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में गोल्ड क्रॉप ऑफ अमेरिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपका मेज है, ठीक है। वंडर क्रॉप, गोल्डन बीन, सुसाइडल क्रॉप, येलो जेवल, बॉर्नविल्स, ठीक है, जो आपका बॉर्नविल्स हड्डी रहित मांस जिसको बोलते हैं, वो सोयाबीन है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए हड्डी रहित मांस बोलते हैं इसको। उसके बाद में वेजिटेबल मीट किसको बोलते हैं, लोबिया चौला को बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट गोल्ड, किंग ऑफ जो आपका एप्रिशियल फाइबर है, ठीक है, एप्रिशियल फाइबर, उसको किसको बोलते हैं, कॉटन को बोलते हैं। उसके बाद में पुअर्स मैन ऑफ फूड किसको बोलते हैं, आपके पर्ल मिलेट को बोलते हैं। फिर आपका पुअर्स मैन ऑफ फ्रेंड मतलब गरीबों का साथी, पोटैटो को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका थॉर्नी ऑयलसीड क्रॉप है, वो सनफ्लावर सॉरी सैफफ्लावर कुसुम को बोलते हैं। क्वीन ऑफ बेवरेज मतलब पेय पदार्थों की रानी है, वो किसको बोलते हैं मेरे भाई, चाय को बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो इसके नाम है वो याद रख लेना। अब कुछ डिप्थ ऑफ सोविंग ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। साइज ऑफ सीड मतलब क्या है, सोविंग को प्रभावित करता है, जैसे कि किसी का सीड रेट कम है, किसी का ज्यादा है, ठीक है, तो बीज के साइज पे डिपेंड करता है। एक आपकी जो बेसिकली बीजों की अलग अलग साइज होती है, ठीक है, कितना डायमीटर होता है उनके बेसिस पे देखे जाते हैं, कितने मिलीमीटर के सीड है उनके बेसिस। थंब रूल के अकॉर्डिंग जो आपकी सीड का साइज होना चाहिए, जिसका डायमीटर 3-4, ठीक है, 3 से 4, उसके साथ में आपका जो सीड डायमीटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में जो डिप्थ है उसकी बात कर रहा हूं, और ऑप्टिमम डिप्थ है इसकी 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप के अंदर, ये चीजें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपके सीड रिजर्व मतलब बीज का भंडारण, सीड विथ हायर रिजर्व, ठीक है। रिजर्व में आपके क्या है, कैन बी शोवन डीपर मतलब सपोर्ट सीडलिंग टिल इमरजेंस, ठीक है। उसके बाद में सीड विथ लेस रिसीवर्स क्या है, सोवन आपके शैलो। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपके मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, नमी की उपलब्धता, कितनी उसको नमी मिल रही है उनके बेसिस पे। ड्राईलैंड फार्मिंग में आपकी शुष्क भूमि है जो सोविंग डिप्थ ग्रेटर, उसके बाद इरिगेटेड में सोविंग डिप्थ लेस मतलब क्या है, जहां पे ड्राईलैंड है उनको थोड़ा ज्यादा सीड को गहरा बोना चाहिए। क्यों बोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा मॉइस्चर नीचे ज्यादा रहता है उसकी वजह से। आई बात समझ में? उसके बाद में बात कर लेता हूं सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप बेसिकली कहते किसे हैं, ये आपका सीरियल्स एक वर्ड है, वो रोमन वर्ड है। कौन सा भाषा का वर्ड है, रोमन वर्ड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरियल्स कौन सी भाषा का वर्ड है, रोमन भाषा का वर्ड है। सबसे पहले जो अभी हम पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में सीरियल्स क्रॉप पढ़ेंगे। और सीरियल्स क्रॉप में खरीफ क्रॉप पढ़ रहे हैं तो खरीफ में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी जान लो। सबसे पहले पढ़ेंगे राइस, जिसको आप पेडी बोलते हैं, पेडी। उसके बाद में पढ़ेंगे मेज, उसके बाद में पढ़ेंगे सोरगम जिसको आप जवार बोलते हैं, और उसके बाद में आप पढ़ेंगे पर्ल मिलेट जिसको आप बाजरा बोलते हैं। मिलेट एंड मिलेट्स, पर्ल मिलेट एंड मिलेट्स जो आपके माइनर मिलेट्स हैं उनके बारे में। ओके, द वर्ड सीरियल कम फ्रॉम द रोमन वर्ड सीरीज, गॉडेस ऑफ ग्रेन, धान मतलब धान्य की देवी, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ग्लोबल सिनेरियो है ये सबसे पहले जान लेना है। वैश्विक जो आपका परिदृश्य है, हाईएस्ट सीरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, सबसे पहले चाइना, यूएसए, फिर भारत, ठीक है। टॉप 5 जो आपका इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन द वर्ल्ड, सबसे पहले मेज, गेहूं, धान, जौ और जवार, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टॉप 3 सीरियल कल्टीवेटेड एरिया जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वीट का 220 मिलियन हेक्टेयर वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद मेज का 197 मिलियन हेक्टेयर और राइस का 165 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है।
उसके बाद में इंडिया का जो सिनेरियो 2022-23 का भी जो डाटा उनके बेसिस पे बताऊं, तो जो आपका टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 332.22 मिलियन टन, जो सीरियल और पल्सेस को मिलाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, जो फूड ग्रेन होता है उनमें सीरियल्स और पल्सेस दोनों मिलाई जाती है। टोटल सीरियल प्रोडक्शन, कुल अनाज का उत्पादन है 304.36 मिलियन टन। और टॉप 5 सीरियल इन इंडिया, सबसे पहले धान है, फिर व्हीट है, उसके बाद मेज है, पर्ल मिलेट है, फिर सोरगम है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर लेता हूं टोटल आपके जो आपके न्यूट्रीकोर सीरियल प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्शन है कुल मोटे अनाज वाली फसलें, उनका आपका 57.32 मिलियन टन। आई बात समझ में। उसके बाद में बात कर लेता हूं जो आपके प्रोडक्शन स्टैटिक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कि किसका कितना प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में किसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी का जो प्रोडक्शन है, पहले यहां पे आपको देखने को क्या मिलता था, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में राइस के अंदर पहले आपको मिलता था वेस्ट बंगाल, उसके बाद में आप लोगों को सेकंड पे मिलता था यूपी, और थर्ड पे ये जो साउथ के स्टेट थे वो थे। लेकिन अभी फर्स्ट पे आपका क्या है, तेलंगाना है। क्या है, तेलंगाना है। ठीक है, सेकंड पे यूपी है और थर्ड पे आपका वेस्ट बंगाल है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में बात कर लेता हूं व्हीट, गेहूं 110 पॉइंट, इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं राइस का 135.76 मिलियन, ठीक है, और एरिया है टोटल 46.3, इंडिया की बात कर रहा हूं। मेज के अंदर जो आपका टोटल प्रोडक्शन है 23.10 मिलियन और 9.8 कर्नाटका, अरे व्हीट छोड़ दिया क्या, 110.55 मिलियन टन क्या है इसका टोटल प्रोडक्शन है। एरिया है 31 मिलियन हेक्टर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है, नो डाउट। उसके बाद में मेज की बात करता हूं तो 23.10 जो आपका मेट्रिक टन है, ठीक है, प्रोडक्शन है। और उसके बाद में 9.68 कर्नाटका, उसके बाद पर्ल मिलेट में 7.32, 9.16 मिलियन हेक्टर जो आपका क्या है, एरिया है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्ल मिलेट होता है, सोरगम का 4.70 और 4.5 मिलियन हेक्टर इसका एरिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, बार्ले की बात करो तो 1.37, ठीक है, मिलियन टन। उसके बाद में आपका जो मिलियन हेक्टर है 0.45, ये क्या है आपका एरिया है। सबसे ज्यादा बार्ले कहां होता है, राजस्थान में। ये चीजें राजस्थान में क्या है आपका पर्ल मिलेट और सोरगम, ठीक है, सॉरी पर्ल मिलेट और बार्ले। उसके बाद में बात करता हूं सोरगम, और ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, मेज आपका कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर व्हीट और तेलंगाना के अंदर राइस। ये चीजें याद रखना। ये जो आपका बार्ले और व्हीट है ये तो आपके किस में पढ़ेंगे हम, अगले सेमेस्टर में, रबी में, ठीक है। बाकी ये जो आपके चारों क्रॉप्स हैं ये हम कहां पढ़ने वाले हैं, खरीफ के अंदर, अभी पढ़ने वाले इसी सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए बेसिक जो आपका डिस्क्रिप्शन है ऑफ मेजर सीरियल क्रॉप्स उनका थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जो हम सीरियल क्रॉप अभी पढ़ेंगे, व्हीट साइंटिफिक नाम पता है, जो आपके रबी की 2 क्रॉप है। अभी मैंने बताया रबी सीरियल कौन कौन से हैं, व्हीट और बार्ली, याद रखना ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्रूट टाइप पूछा जाता है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जहां से एमसीक्यूज बनते हैं। ये क्लास मैंने इसीलिए सबसे इतना बड़ा क्लास लिया है, सारी चीजें डिटेल समझा रहा हूं। फ्रूट टाइप है वो आपका कैरियोप्सिस है, ठीक है। ये जितनी भी जो सीरियल क्रॉप है, जितनी भी जो सीरियल क्रॉप है उन सब का फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस होता है, ये चीज याद रखना। इनफ्लोरोसेंस है स्पाइक, ईयर और हेड कहलाता है। टेस्ट वेट 42 ग्राम। पोलिनेशन शेल पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रोमोसोम नंबर है वो अलग अलग है, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। लेकिन जो सबसे ज्यादा 87% एरिया के अंदर कल्टीवेटेड है वो कौन सा है, वो आपका ट्रिटिकम एस्टाइवम है। क्या है इसका बॉटनिकल नेम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। वैसे मोनोकोकम हो गया, ड्यूरम हो गया, ये क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, ठीक है। ये आपका हेक्सापोडल व्हीट है, ठीक है। एक आपका x बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, x बराबर 7, तो ये मतलब 60 गुणित बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो 6 को गुणा करोगे तो 42 इसके क्रोमोसोम नंबर है, याद रखना, ठीक है। जो आपके ट्रिटिकम एस्टाइवम उनका। बार्ले की बात करता हूं तो फ्रूट टाइप इसका कैरियोप्सिस है। इनफ्लोरोसेंस स्पाइक, ईयर, हेड है। टेस्ट वेट 38 से 40 ग्राम है। ये जो टेस्ट वेट है वो बच्चे 1000 दानों का लिए जाते हैं, 1000 सीड लिए जाते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, ये बेसिकली मैं बात करता हूं आपके टेस्ट वेट के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स के अंदर यहां पे जो सीड लिए जाते हैं नंबर ऑफ, वो 100 सीड है। आई बात समझ में। क्रोमोसोम नंबर 2n = 14, क्लियर। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, दोनों जो आपकी खरीफ की क्रॉप है, सॉरी रबी की जो दोनों सीरियल क्रॉप है वो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड है।
खरीफ क्रॉप की बात कर लेता हूं। सबसे पहले धान आता है, जिसको हम अगली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओराइजा सटाइवा, जैसे कि बता देता हूं, इसकी जो टोटल स्पेसीज है वो कितनी है, 24 स्पेसीज है राइस की, वर्ल्ड के अंदर प्रजातियां राइस की। उनमें से 22 प्रजातियां ऐसी है जो क्या है, वाइल्ड है, जंगली प्रजातियां हैं। और जो आपकी दो प्रजाति है, सॉरी, ये जो दो प्रजाति है वो आपकी क्या है, कल्टीवेटेड है। क्या है, कल्टीवेटेड है। उनमें दो में एक तो आपका आता ओराइजा सटाइवा और एक आपका आता है ओराइजा ग्लेब्रिमा। ये बात समझ में आ गई। ओराइजा सटाइवा की बात करूं तो इसकी भी तीन है, इंडिका, जैपोनिका और जवानिका, जो अगले लेक्चर में जब हम राइस पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस है, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस है, 25 ग्राम टेस्ट वेट होता है। लेकिन याद रखना, बासमती राइस का जो आपका टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है, 21 ग्राम होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रोमोसोम नंबर 24 है, ठीक है। परमिलेट की बात कर लेता हूं, फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस है, पेनिकल, इसका देखो पेनिकल, इसको हेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इसका इन्फ्लोरेसेंस है। टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पोलिनेशन क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 14 है, ठीक है। सोरगम की बात कर लेता हूं, जिसको आप ज्वार बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट टाइप इसका है वो आपका क्या है, कैरियोप्सिस है, इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल हेड है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट वेट 27 ग्राम है, पोलिनेशन ओपन क्रॉस पोलिनेटेड है, क्रोमोसोम नंबर आपका 2n=20 है। मेज की बात कर लेता हूं तो आपके फ्रूट टाइप है वो आपका क्या है, कैरियोप्सिस है, इन्फ्लोरेसेंस जो आपका मेल टेसल फीमेल सिल्क, ये कॉम भी बोल सकते हैं। टेस्ट वेट इसका, अरे गलत, हाँ सॉरी, टेस्ट वेट मेज है ना 200 ग्राम, सही है 200 ग्राम। मतलब मेज का अगर 1000 दाने लोगे तो बड़ा होता है दाना, तो 200 ग्राम वेट होना ही है। पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेटेड, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 20, ठीक है। मैंने उसके बाहर के भरोसे बता दिया, सोरगम के भरोसे उनका इतना ही होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, अब ये जो आपका मेज है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट वेट। यहां कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बेसिकली अपने जो आगे की क्लासेस रहेगी, ठीक है, ये जो अपना क्रॉप प्रोडक्शन वाला कोर्स है, मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसकी जो क्लासें होती है वो डिवाइड रहेगी बेसिकली अपनी 4 पार्ट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो होगा सीरियल्स, ठीक है। इसमें हमारी जो क्लास होगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि खरीफ पढ़ना है ना, खरीफ के अंदर राइस के बाद में कौन सा आता है अपना, मेज। मेज के बाद में आपका पर्ल मिलेट, बाजरा, और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, जो सोरगम। ये तो अपना सीरियस क्रॉप के है, खरीफ में ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें पढ़ना है पल्सेस। पल्सेस के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को पढ़ना है अरहर, अरहर। उसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है इसके अंदर, मूंग, जिसको आप ग्रीन ग्राम बोलते हैं, ठीक है। मोठ वगैरह, चौला वगैरह, ये जितनी भी जो क्रॉप्स है उनको पढ़ना है, ठीक है। पल्सेस के बाद में ऑयल सीड, ऑयल सीड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया। उसके बाद में आपका ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया, ओके, ये सारी चीजें। ऑयल सीड के बाद में अपने को पढ़ना है फाइबर क्रॉप। क्या पढ़ना है, फाइबर क्रॉप। फाइबर में आपका कॉटन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जूट हो गया। फिर अगला अपने को जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, जो आपके कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप, पैसों वाली, ठीक है, जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा है शुगर कैन, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप, शुगर कैन को अपने को इसी कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो ये अपनी क्लासें रहेगी। ये जितने भी जो मैंने नाम लिखे हैं इन सब की अलग अलग क्लास होगी, ठीक है। तो कितना हो रहा है अपना जो कोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 17 18 20 क्लास मान लो। 20 क्लास के अंदर में आपका ये सिलेबस है, जो एक क्लास के अंदर, चाहे क्लास 1.5 घंटे की हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, एक क्लास के अंदर एक क्रॉप अपने को खत्म करनी है, ठीक है। आई बात समझ में।
होपफुली कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। कहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ये भी बता दिया। एमसीक्यूज अगर किसी बच्चे ने ये लेक्चर देख लिया, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, तो एमसीक्यूज यहां से आपका कोई भी गलत होने वाला नहीं है। जितने भी जो आपको सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, सारे के सारे एमसीक्यूज है वो आपके यहाँ पे एकदम डन हो जाएंगे, सारे है वो क्लियर हो जाएंगे। विशाल कुमार सैनी, नमस्ते सर। बिल्कुल नमस्ते भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। ओके, तो चलिए, ये जो भी आज का लेक्चर था, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और सारे डाउट्स आप लोगों के एकदम क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल राइस की क्लास के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एग्री कैपिटल को देखते जाइए, क्योंकि यहाँ आपका मंजिल बिल्कुल मिलने का सपना साकार होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।